Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन छिंदवाड़ा में भी जो 2023 में चुनाव हुआ था, जिसमें आपने बहुत सही प्रेडिक्शन किया था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, वहां पे कमलनाथ 7 की 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। निश्चित तौर पे वहां पे कमलनाथ चूंकि मुख्यमंत्री थे उस समय और मुख्यमंत्री पद से हटे थे, कमलनाथ का छिंदवाड़ा के प्रति वो है, तो महाकौशल संभाग में आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कांग्रेस ने पूरी सीटें जीती थी और उस समय पूरा मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व था वो कमलनाथ का था। तो अब आपको क्या लगता है कि अभी कहा नहीं जा सकता, जैसे कहा कि आपने वोट ज्यादा हो गया है, आप भी बच रहे हैं कुछ प्रेडिक्शन करने से कि भाई कांग्रेस के पास बीजेपी का अपोनेंट अभी भी रहेगा। बीजेपी 25 सीटें जीतती है, बीजेपी 29 सीटें जीतती है। मुझे लगता है कि 29 सीटें जीतना इस बार थोड़ा कठिन टास्क होगा। उन्होंने नारा तो दिया है लेकिन वो कठिन टास्क है। छिंदवाड़ा को जीतना, छिंदवाड़ा में जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह की चीजें हुई, लेकिन कमलनाथ के बहुत खास लोग वो छोड़ के उनके साथ गए, उसका कमलनाथ को क्या नुकसान हुआ, उसके प्रति मतदाताओं में कोई सहानुभूति हुई। तो मुझे लगता है कि जब नतीजा सामने आएगा तो फिर हम उस चीज का विश्लेषण कर पाएंगे कि छिंदवाड़ा में आखिर क्या हुआ। अच्छा, फिर छिंदवाड़ा तो चलो आपने बता दिया कि थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी और बीजेपी उसे बहुत हाइप पे भी ले गई छिंदवाड़ा को। मुझे लगता है कोई जरूरत से ज्यादा हाइप दी उनने, तो उसका भी कोई एंटी रिएक्शन हुआ। फिर उनके कैंडिडेट्स की कई सारी चीजें जो लगातार 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका, थोड़ा सा वो कह सकते हैं। हाँ, अच्छा प्रकाश जी, अब मंडला की सीट दूसरी सीट है जिसमें कांग्रेस थोड़ा दमदारी दिखा रही है और कह रही है, क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम मंडला भी जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी मंडला में कामयाब हो सकती है? हो सकती है, निश्चित तौर पे हो सकती है। जो कांग्रेस उम्मीदवार है, जो कांग्रेस के 29 लोकसभा सीटों पे उम्मीदवार है, उनमें से गिने चुने जो उम्मीदवार जो दम रखते हैं, तो 2009 में ओंकार सिंह मरकान फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार चुनाव हरा चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते अभी खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो यदि हम इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कहेंगे इसको कि फग्गन सिंह कुलस्ते लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन चूंकि अब ये 8 विधानसभा का मंडला की जो बाकी सीटें हैं वहां पे बीजेपी का था। ओम प्रकाश धुर्वे चुनाव जीते थे, मीना सिंह चुनाव जीती, तो वहां पे बीजेपी का असर है। लेकिन अब वो अगर मोदी को देख के लोगों ने वोट किया होगा तो हम कह सकते हैं कि शायद फग्गन सिंह कुलस्ते प्लस रहे हो। लेकिन यदि लोकल उस पर बात हुई होगी तो मुझे लगता है कि फिर वो चुनाव हार सकते हैं। अच्छा, तीसरी सीट जिसपे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लोग आश्वस्त हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इसमें फाइट में, वो है झाबुआ रतलाम वाली सीट। इसमें कांतिलाल भूरिया पहले भी चुनाव वहां से जीते हैं, बाई इलेक्शन 2014 का भी जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी 2023 से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ एक पेशाब कांड भी हुआ था, उसका भी वहां पे खूब जोरों से चर्चा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई चांस है कांग्रेस का वहां पे, या ये सीट भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस का चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी जमाने में झाबुआ कांग्रेस का बहुत ही मजबूत किला था, आदिवासी वोट। लेकिन 2003 के अंदर जब विधानसभा चुनाव में 7 सीटें वहां पे वो हारे, उसके बाद में आप देखेंगे तो रतलाम के भी अंदर भी झाबुआ और रतलाम के अंदर केवल रतलाम शहर भर एक ऐसा एरिया था जहां पे बीजेपी को थोकबंद वोट मिला करते थे। इसके अलावा रतलाम ग्रामीण, सैलाना, झाबुआ जिले के अंदर बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा स्थिति नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी ने वहां पे लगातार अपने आप को मजबूत किया है। 2 बार वो वहां पे 7 सीटें चुनाव जीत चुकी झाबुआ की। तो मुझे लगता है कि वहां पर मुकाबला दमदारी का होगा। उम्मीदवार दोनों झाबुआ जिले से हैं जी। जो बीजेपी की उम्मीदवार है अनीता सिंह, वो भी वहीं की हैं। कांतिलाल भूरिया वहाँ है। कांतिलाल भूरिया लगातार वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। मतलब वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का दिलीप सिंह भूरिया के बाद नहीं बना। तो मुझे लगता है कि एक उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी इस कारण से हो सकती है। और ये जिला पंचायत की अध्यक्ष है अलीराजपुर में। इनके जो पति हैं वो भी मतलब एक दमदार राजनेता की मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। और रतलाम वाला जो हिस्सा है वहां पे कांग्रेस बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारती है जी। तो मुझे लगता है कि अगर झाबुआ की टक्कर अच्छी हुई तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। और अगर झाबुआ में कांग्रेस ने अगर एक तरफा वो किया तो फिर कांग्रेस है। अच्छा सर, ये तो 3 सीटें हो गई।
अब चौथी सीट जो जिसको मतलब डिस्कस किए बगैर ये प्रोग्राम अधूरा है वो है राजगढ़ की। राजगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट सीट है और चूंकि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि राजगढ़ सीट जो है जब जनसंघ थी तब से वो जनसंघ का एक तरह से गढ़ रही थी। शुरुआती इलेक्शन शायद वहां पे कांग्रेस ने जीता था और उसके बाद में वहां पे ये जो पीयूष गोयल है, इनके पिताजी वेद गोयल थे, वो यहाँ के चुनाव जीत गए, जिनका राजगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। जगन्नाथ राव जोशी जो कर्नाटक के नेता थे वो यहाँ से चुनाव जीत के चले गए। 89 में 84 में ये पहली बार सांसद बने थे दिग्विजय सिंह। 89 में हार गए थे, फिर मेरे ख्याल 90 में एक बार फिर से 91 में जीते थे और वो तो मामूली वोटों से जीते थे और मामूली वोटों से हारे थे। तो मुझे लगता है कि वो कठिन थी, लेकिन जब 93 में वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस सीट का कैरेक्टर 10 सालों के लिए बदल गया। वो 10 सालों में कई चुनाव हुए लोकसभा के, क्योंकि जल्दी जल्दी चुनाव हो रहे थे। 91 के बाद 96 हुआ और 96 के बाद में 2003 तक में 3 चुनाव लोकसभा के हुए। तो वहां पे कांग्रेस हमेशा जीतती रही। फिर चूंकि बीजेपी का गढ़ था वो सीट, तो वहां उन्होंने कैलाश जोशी जैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, नीतीश भारद्वाज को लाके कोशिश की कांग्रेस को हराने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2004 के अंदर खुद लक्ष्मण सिंह ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए और 2004 से फिर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 2009 का फिर हारी थी। तो मुझे लगता है कि वो सीट ऐसी है। अब दिग्विजय सिंह तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। एक उनके प्रति उस क्षेत्र की सहानुभूति हो सकती है। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे तो राजगढ़ का एक विशेष दर्जा था उनके सीएम हाउस में राजगढ़ के लोगों के लिए, लेकिन तब भी विधानसभा के चुनाव में वहां पे बीजेपी की ताकत दिखती रहती थी। और 2009 बहुत पुराना भी हो गया, वो पुराना भी हो गया। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को वहां पे अभी भी एक कठिन चुनाव लड़ना पड़ रहा होगा, क्योंकि उस एरिया की जो मानसिकता है वो हिंदुत्व के उभार वाली है। अच्छा, नरसिंहगढ़ में हम देखते हैं तो एक बार तो निर्दलीय उम्मीदवार भी वो चुनाव जीता था, नरसिंहगढ़ प्रॉपर विधानसभा, राजगढ़ प्रॉपर विधानसभा। तो वहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुत्व का काफी जोर है। और दिग्विजय सिंह को जिन चीजों के लिए बीजेपी के नेता टारगेट करते हैं उनमें से एक चीज वो भी है। तो बीजेपी का हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के अपने भाषणों में रोज बदलाव करते हैं, तो बीजेपी के हर तरह के कोर वोटर के लिए उनके पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। अगर वो मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि वो आरक्षण के इश्यू पे मुसलमानों पे भी खुला हमला बोल रहे हैं, हालांकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात भी कर रहे हैं। और एक तरफ से थोड़ा बौखलाहट दिख रही है। एक तरफ ये आप इसको बौखलाहट भी कह सकते हैं, रणनीति भी कह सकते हैं, दोनों तरह की चीजें। आपने वोटर को, जो कोर वोटर है वो किन चीजों से प्रभावित होता है वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा राजनीति में। तो मुझे लगता है वो बौखलाहट भी हो सकती है, लेकिन बौखलाहट इस चीज की होगी कि आप हार रहे हो, ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सारी चीजें बोल रहे हैं, उसका असर राजगढ़ में भी होगा। अच्छा, ये तो 4 सीटें हो गई। दिग्विजय सिंह हालांकि पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। मेहनत करने में दिग्विजय सिंह इस उम्र में भी काफी बिसात उन्होंने अच्छे से बिछाई, राजनीति जानते हैं वो बहुत अच्छी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई नेता जो जमीन की राजनीति भी जानता हो, दिल्ली की भी राजनीति में जानता हो, वो इकलौते दिग्विजय सिंह है। तो पारंगत है उस चीज में। तो ये तो 4 सीटें हो गई जहां पे फाइट दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भले 29 के सीटों का दावा कर रही हो, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहां पर फाइट, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फाइट दिख रही है। चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे वो झाबुआ रतलाम हो, चाहे राजगढ़ हो, इन सभी सीटों पर जो है फाइट हमको दिख रही है। मंडला में भी फाइट दिख रही है।